के लिए कल्पना करें, एक बहुत ही विशाल साम्राज्य है, हजारों मील तक फैली जमीन। बिल्कुल, और लाखों की आबादी भी। हाँ, लाखों की आबादी। लेकिन उस साम्राज्य के राजा को ये बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि उसके गोदामों में कितना अनाज है। या फिर युद्ध के समय कितने नौजवान सेना में भर्ती हो सकते हैं। वही तो ऐसे में क्या वो साम्राज्य एक दिन भी टिक पाएगा? मतलब हजारों साल पहले ही शासकों को ये गहरी बात समझ आ गई थी कि राजकाज चलाने के लिए तलवारों से ज्यादा जरूरी हथियार आंकड़े होते हैं। सही कहा। और सत्ता और नियंत्रण के इसी सबसे ताकतवर हथियार का नाम आज सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स है। और आज के हमारे जो विस्तृत नोट्स हैं ना, वो इस विषय को बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं। अक्सर जब हम सांख्यिकी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस वो भारी भरकम स्प्रेडशीट और हाँ, वो जटिल गणितीय फॉर्मूले आने लगते हैं। एक अजीब सी घबराहट होती है विद्यार्थियों को। बिल्कुल। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा यानी हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही है कि इन नोट्स को बिल्कुल सरल किया जाए। एक शिक्षक के रूप में मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि सीखने वालों के लिए इसे किसी डरावनी पहेली के बजाय एक दिलचस्प कहानी की तरह पेश किया जाए। तो आज हम यही करेंगे। राज दरबारों में इसके जन्म से लेकर एक मशीन की तरह काम करने की इसकी पूरी प्रणाली को समझेंगे, बिना किसी सूचना के ओवरलोड के। और अंत में उन कमियों पर भी बात करेंगे जो बिना सही संदर्भ के किसी को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो चलिए फिर जड़ों से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर हम सांख्यिकी के इतिहास वाले नोट्स को खंगालें तो पता चलता है कि ये किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में पैदा ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। इसका जन्म तो सत्ता के गलियारों में हुआ था। इसका नाम ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। वो कैसे, मतलब भाषाओं के हिसाब से? इसके भाषाई विकास को ही देख लीजिए। लैटिन भाषा का शब्द है स्टेटस, इटालियन में स्टैटिस्टा, अच्छा। और जर्मन में स्टैटिस्टिक और फ्रेंच में स्टैटिस्टिक। इन चारों शब्दों के मूल में एक ही अर्थ छिपा है। और वो अर्थ है राजनैतिक राज्य या पॉलिटिकल स्टेट, है ना? बिल्कुल। प्राचीन काल में राज्य को चलाने के लिए शासक को ठोस तथ्यों की आवश्यकता होती थी। हाँ, अगर राज्य में सूखा पड़ने वाला है तो राजा को पहले से पता होना चाहिए कि अनाज का भंडार कितना है। सही बात है। बाकी कोई विद्रोह न हो। ये केवल डेटा नहीं था, ये सत्ता को बनाए रखने का सत्ता का आधार था। नोट्स में इतिहास का एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया है। दुनिया की सबसे पहली जनगणना लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र में हुई थी। हाँ, और वहाँ के शासक कोई शौक के लिए लोगों की गिनती नहीं करवा रहे थे। उन्हें पिरामिड बनाने के लिए मजदूर चाहिए थे। मजदूरों और युद्ध के लिए सैनिकों की सटीक संख्या चाहिए थी। मतलब डेटा का सीधा उपयोग। और ऐसा नहीं है कि ये केवल पश्चिमी या मध्य पूर्वी सभ्यताओं तक सीमित था। प्राचीन भारत में भी ये व्यवस्था बहुत उन्नत थी। अरे हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। बिल्कुल। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड रखने पर बहुत जोर दिया था। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थी। नहीं, इसी आधार पर राज्य की कर प्रणाली और नगर नियोजन तय होता था। और आगे चलकर मुगल काल में भी यही हुआ। वो अबुल फजल वाली किताब। हाँ, अकबर के दरबार में अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी। उसमें पूरे साम्राज्य के कृषि उत्पादन, जमीन की पैमाइश और लगान के इतने विस्तृत आंकड़े हैं। जरा सोचिए, उस दौर में बिना किसी कंप्यूटर के इतना विशाल डेटाबेस तैयार करना। ये अपने आप में किसी बड़े डेटा एनालिटिक्स से कम नहीं है। और इस डेटा का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। नोट्स बताते हैं कि साहित्य में भी इसकी गूंज सुनाई दी। विलियम शेक्सपियर का जिक्र आता है यहाँ। हाँ, शेक्सपियर ने अपने नाटक हैमलेट में और कवि जॉन मिल्टन ने भी स्टेटिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग किसी गणितज्ञ के लिए नहीं किया था। नहीं, एक राजनेता या शासन चलाने में माहिर व्यक्ति के लिए किया था। विद्यार्थियों के लिए यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि सांख्यिकी सदियों तक केवल राजाओं और राजनेताओं का टूल बनी रही। इसे वैज्ञानिक रूप बहुत बाद में मिला है ना? हाँ, 1749 में जर्मनी के एक विद्वान हुए गॉटफ्रीड एकेनवॉल। अच्छा। उन्होंने पहली बार राजकाज से जुड़े इन आंकड़ों के अध्ययन को एक अकादमिक और वैज्ञानिक ढांचे में ढाला। इसीलिए नोट्स में उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा गया है, गॉटफ्रीड एकेनवॉल। बिल्कुल। लेकिन जो आधुनिक सांख्यिकी आज हम देखते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी और डेटा विश्लेषण है, उसका श्रेय सर रोनाल्ड ए फिशर को जाता है। सर R.A. फिशर
आधुनिक सांख्यिकी के जनक। और अगर हम भारत की बात करें विद्यार्थियों के संदर्भ में, तो यह पहचान प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को मिली है। जिनका भारत के आर्थिक नियोजन में बहुत बड़ा योगदान है। और नोट्स में एक और खास बात है, उनके जन्मदिन पर कुछ मनाया जाता है। हाँ, 29 जून को हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है। 29 जून, याद रखने वाली बात है। महालनोबिस का काम तो बहुत विशाल है। बिल्कुल। और यहीं से इस विषय का वो रूप सामने आता है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, सांख्यिकी की दोहरी पहचान। दोहरी पहचान मतलब एक वचन और बहुवचन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, बहुवचन और एक वचन। अगर हम इसे सीखने वालों के लिए एक बड़ी सी फैक्ट्री के नजरिए से देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। तो बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के रूप में ये क्या है? बहुवचन के रूप में हम केवल कच्चे माल की बात कर रहे होते हैं। मतलब सिर्फ आंकड़े या डेटा? सटीक उपमा है, केवल तथ्यों का एक ढेर। ये मात्रात्मक हो सकता है, जैसे लोगों की आय या बच्चों की लंबाई। और गुणात्मक भी? हाँ, जैसे ईमानदारी या बुद्धिमत्ता। हालांकि सांख्यिकी की मशीन इन्हें भी किसी न किसी नंबर में बदल ही देती है। तो ये तो हो गया फैक्ट्री के बाहर पड़ा हुआ कच्चा माल। लेकिन सिर्फ कच्चे माल से तो काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक वचन या सिंगुलर नाउन का रूप सामने आता है। यह वह पूरी मशीन है जो इस कच्चे माल को प्रोसेस करती है। यानी वो सारी वैज्ञानिक विधियां। नोट्स में इस मशीन के 4 मुख्य चरण बताए गए हैं, 4 पिलर्स। हाँ, पहला चरण है संग्रहण या कलेक्शन, यानी बिना किसी पक्षपात के डेटा इकट्ठा करना। दूसरा चरण है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, क्योंकि कच्चा डेटा तो बहुत अस्त-व्यस्त होता है ना। बिल्कुल, उसे समझने लायक बनाने के लिए टेबल या ग्राफ में सजाना पड़ता है। फिर तीसरा चरण आता है विश्लेषण या एनालिसिस। यहाँ असली गणित काम आता है ना? हाँ, औसत निकालना, प्रतिशत देखना। और चौथा सबसे अहम चरण है निर्वचन या इंटरप्रिटेशन। निर्वचन मतलब निष्कर्ष निकालना। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ ग्राफ बनाकर छोड़ दें तो असल जिंदगी में उसका क्या मतलब, उस ग्राफ का समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये बताना जरूरी है। यही निर्वचन की प्रक्रिया उस कच्चे माल को एक पक्के उत्पाद यानी ज्ञान में बदलती है। एकदम सही। अच्छा, यहाँ नोट्स में एक बहुत ही अनोखी बात है, एक बुनियादी सवाल। मान लीजिए एक जानकारी है, राम की आयु 20 वर्ष है। ये एक आंकड़ा है, लेकिन क्या ये वाक्य अपने आप में सांख्यिकी है? नोट्स कहते हैं नहीं। ये उलझन अक्सर विद्यार्थियों को होती है। एक अकेली संख्या कभी सांख्यिकी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? हॉरेस से क्राइस्ट की परिभाषा इसका जवाब देती है। सांख्यिकी हमेशा तथ्यों का समूह होती है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, मतलब तुलना होनी चाहिए। बिल्कुल। राम की आयु 20 वर्ष है, इस एक जानकारी का हम क्या करेंगे? क्या ये उम्र कम है या ज्यादा? हाँ, जब तक पूरी क्लास के बच्चों की उम्र का डेटा ना हो, हम तुलना कैसे करेंगे? सही बात है। इसीलिए हर सांख्यिकीय जानकारी एक आंकड़ा होती है, लेकिन हर अकेला आंकड़ा सांख्यिकी नहीं होता। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। और नोट्स बताते हैं कि जैसे जैसे डेटा का स्वरूप बदला, विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं भी बदल दी। हाँ, शुरुआती दौर में सोच बहुत सीमित थी। जैसे बोले ने इसे सिर्फ गणना का विज्ञान कह दिया था। और बॉडिंगटन ने अनुमान और संभावनाओं का शास्त्र। ये लोग सिर्फ उस फैक्ट्री के कच्चे माल को गिनने पर ही ध्यान दे रहे थे। लेकिन आधुनिक दौर में क्रॉक्सटन और काउडन ने बहुत ही व्यापक परिभाषा दी। उन्होंने उन चारों चरणों संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन सबको अपनी परिभाषा में समेट लिया। और यहीं से नोट्स में एक बहुत ही पुरानी और मशहूर बहस शुरू होती है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है या एक कला। ये बहुत ही प्रासंगिक बहस है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसके पास डेटा विश्लेषण के लिए कठोर गणितीय नियम है जो पूरी दुनिया में एक समान रहते हैं। यहाँ मुझे नोट्स में दिया गया वो डॉक्टर का उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, वो विद्यार्थियों को समझाने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जब डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में दवाइयों के केमिकल फॉर्मूले पढ़ता है तो वो शुद्ध विज्ञान है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब क्लिनिक में कोई जटिल मरीज आता है तो केवल किताब पढ़कर इलाज नहीं हो सकता। नब्ज देखकर सही दवा तय करना उसकी कला है। बहुत ही बेहतरीन तुलना है। सांख्यिकी के फॉर्मूले भी उसी मेडिकल किताब की तरह विज्ञान है। लेकिन जब किसी देश की अर्थव्यवस्था गिर रही हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है
ये तय करना मानवीय कौशल है, यानी एक कला है। यानी ये विज्ञान के नियमों से बंधी हुई एक कला है। अब सवाल ये उठता है कि ये कला जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है। यहाँ एक भारी भरकम शब्द आता है, आगमनात्मक पद्धति या इंडक्टिव अप्रोच। हाँ, नोट्स में इसका जिक्र है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इसका मतलब बहुत व्यावहारिक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना या छोटे हिस्से से बड़ी तस्वीर समझना। मतलब सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ। बिल्कुल। किसी बहुत बड़े समूह, जिसे हम समष्टि कहते हैं, उसके हर एक व्यक्ति का अध्ययन करना तो असंभव है। बहुत पैसा और समय बर्बाद होगा। तो हम एक छोटा सा हिस्सा चुनते हैं, जिसे नमूना या सैंपल कहते हैं। इसीलिए नोट्स में रसोई में चावल पकाने वाला वो शानदार घरेलू उदाहरण है। हाँ, वो मेरी पसंदीदा एनालॉजी है। जब हम बर्तन में चावल पकाते हैं तो पूरा बर्तन हमारी पॉपुलेशन है। हम बस 2-4 दाने निकालते हैं जो हमारा सैंपल है, और उन्हें दबाकर देखते हैं। अगर वो दाने नरम हैं तो हम मान लेते हैं कि पूरे बर्तन के चावल पक गए हैं। ये आगमनात्मक पद्धति ही तो है। और यही उदाहरण सांख्यिकी की 2 शाखाओं को भी साफ कर देता है। जब हम केवल उन 2-4 दानों की स्थिति बताते हैं तो वो वर्णनात्मक सांख्यिकी या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। सही। और जब हम उन दानों के आधार पर पूरे बर्तन के पकने की घोषणा करते हैं, वो निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गई। बिल्कुल। आज हर एग्जिट पोल और बाजार सर्वेक्षण इसी पर टिका है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। चावल का उदाहरण सुन के लगता है कि सांख्यिकी बिल्कुल अचूक है, जादुई छड़ी की तरह। क्या ये इतनी ही सटीक है? नोट्स का आखिरी हिस्सा तो कुछ और ही कहता है, इसकी सीमाओं के बारे में। हाँ, अगर कोई इसे अंतिम समाधान मान ले तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। ये केवल एक साधन है, कोई साध्य नहीं। इसकी सबसे पहली सीमा तो यही है कि ये केवल मात्रात्मक चीजों को मापती है। बिल्कुल। बुद्धिमत्ता, वफादारी या दुख, इन गुणात्मक चीजों को नापने का इसके पास सीधा पैमाना नहीं है। और दूसरी बात, ये केवल समूहों पर लागू होती है, व्यक्तिगत इकाइयों पर नहीं। अगर देश की औसत आयु 70 वर्ष है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर व्यक्ति 70 साल ही जिएगा। व्यक्तिगत इंसान के लिए औसत का कोई मूल नहीं है, और इसके नियम भौतिक विज्ञान की तरह पत्थर की लकीर भी नहीं होते। हाँ, ये केवल औसत रूप में और दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं। हमेशा 100% निश्चितता नहीं होती। लेकिन नोट्स में एक सबसे खतरनाक सीमा बताई गई है, संदर्भ का अभाव या लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। बिना संदर्भ के सही आंकड़े भी झूठ बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए वो 2 कंपनियों वाला उदाहरण लेते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। हाँ, मान लीजिए दोनों का पिछले 3 सालों का औसत लाभ ठीक 20,000 रुपए है। तो सांख्यिकीय मशीन तो यही कहेगी कि दोनों कंपनियां बिल्कुल एक समान रफ्तार से सफल हो रही हैं। कागज पर दोनों बराबर है। लेकिन अगर हम संदर्भ देखें, कंपनी ए का लाभ पहले साल 10,000, फिर 20,000 और तीसरे साल 30,000 था। मतलब वो तरक्की कर रही है। और कंपनी बी का लाभ पहले साल 30,000, फिर 20,000 और तीसरे साल गिरकर 10,000 हो गया। अरे बाप रे, ये कंपनी तो डूब रही है। लेकिन दोनों का औसत 20,000 ही है। यही सांख्यिकी खतरनाक हो जाती है। अगर कोई बिना संदर्भ के औसत देखेगा तो शायद अपना सारा पैसा डूबती कंपनी में लगा दे। मशीन ने औसत सही निकाला, गलती संदर्भ न समझने की थी। इसीलिए बाउले ने कहा था कि अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी एक खतरनाक औजार है, डेंजरस टूल। इसका सही उपयोग करने के लिए उस विशेषज्ञ की नजर चाहिए जो संख्या के पीछे की कहानी पढ़ सके। बिल्कुल। कब चावल का दाना सच बता रहा है और कब औसत झूठ छिपा रहा है, ये समझना ही असली ज्ञान है। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे राजाओं के राजकाज से शुरू होकर ये डेटा साइंस की रीढ़ बनी। हमने उस फैक्ट्री को समझा, कच्चे माल और मशीन के फर्क को देखा, और ये भी जाना कि ये एक विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। चावल के सैंपल से लेकर औसत के धोखे तक सब कुछ डिकोड किया। विद्यार्थियों के लिए सांख्यिकी को इस समग्र दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। तो इस डीप डाइव के अंत में एक विचार हम सब के लिए। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ से डेटा फेंका जा रहा है। अगली बार जब हम न्यूज में या विज्ञापनों में कोई आंकड़ा या औसत देखें तो एक पल रुककर पूछना चाहिए कि क्या ये आंकड़ा पूरी कहानी बता रहा है, या फिर संदर्भ को बड़ी चालाकी से हटा दिया गया है। संख्याएं शायद झूठ नहीं बोलती, लेकिन उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए आंकड़ों पर विश्वास करना जरूरी है, लेकिन उनसे सवाल पूछना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। डेटा को केवल देखिए मत,
उसे समझना जारी रखिए।